हेलो दोस्तों, नमस्कार। एक बार फिर से आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है आपके अपने परिवार मैथ्स वाटिका में। दोस्तों, मैं हूं रुपेश यादव और ग्रुप डी स्पेशल सेट का यह आपका दूसरा सेट है। पिछले क्लास में हमने इसके पहले सेट को अपलोड किया था, जिसका लिंक आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। इसके अलावा प्ले स्टोर से मैथ्स वाटिका एप्लीकेशन को डाउनलोड करके आप हमारे साथ पेड बैच में भी जुड़ सकते हैं। वहाँ पे आपको 350 रुपये में कंप्लीट मैथमेटिक्स और 350 में कंप्लीट रीजनिंग कराया जाएगा। तो आइए शुरू करते हैं आज के क्लास को। देखिएगा, यहाँ पे पहला क्वेश्चन आपके सामने है और 15 सिलेक्टेड क्वेश्चन आपको यहाँ पे कराया जाएगा। उन सारे क्वेश्चन को बारी बारी से आपके सामने रखा जाएगा, जहाँ से ग्रुप डी के एग्जाम में क्वेश्चन आपका पूछा जाएगा। देखिएगा, ये एनटीपीसी 2021 में जो पेपर हुआ है उसमें यह क्वेश्चन आया है। इस तरीके का क्वेश्चन आगे भी आने की बहुत ही ज़्यादा संभावना है। यह जो क्वेश्चन है वो आपका क्वाड्रेटिक इक्वेशन से है और क्वाड्रेटिक इक्वेशन को हम बहुत अच्छी तरीके से पढ़ा चुके हैं। 5 से 6 वीडियो आपको मिल जाएगा इसका, और वहाँ पे जो है कंप्लीट एक प्लेलिस्ट मिलेगा और उसका भी लिंक आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। ठीक है, देखिएगा यहाँ पे क्या बोला है। यदि अल्फा और बीटा बहुपद x² माइनस 5x प्लस एम के ऐसे मूल है कि अल्फा माइनस बीटा बराबर 1, तब m का मान क्या होगा। अब ध्यान से समझिएगा, किसी भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन के जो सॉल्यूशन होता है उसमें से एक को हम लोग अल्फा से और दूसरे को बीटा से डिनोट करते हैं। जैसे किसी द्विघात समीकरण को जब आप सोल्व करते हैं तो x का दो वैल्यू आता है, उसमें से एक वैल्यू को हम लोग अल्फा से और दूसरे वैल्यू को बीटा से दर्शाते हैं। यहाँ पे अल्फा माइनस बीटा का मान दे रखा है 1। ठीक है, क्वेश्चन को गौर से देखिए। अल्फा माइनस बीटा का वैल्यू क्या है, क्वेश्चन में 1 दे रखा है। अच्छा, अल्फा प्लस बीटा निकालने का एक फॉर्मूला होता है। अल्फा प्लस बीटा मतलब मूलों का योगफल होता है माइनस बी बाई ए। क्या होता है, माइनस बी बाई ए होता है मूलों का योगफल और मूलों का गुणनफल होता है सी बाई ए। यानी अल्फा प्लस बीटा का मान हमेशा माइनस बी बाई ए होगा और अल्फा इंटू बीटा का मान क्या होगा, सी बाई ए होगा। तो हमें यहाँ अल्फा प्लस बीटा का मान निकालना है, तो माइनस बी बाई, अच्छा इसमें ए बी कौन होगा, तो x² का जो कॉफिशिएंट होगा यानी जो x² के गुणा में होगा वह होता है आपका a का मान चिन्ह के साथ। जो x के गुणा में होगा वह b का मान होगा और जो कांस्टेंट होता है वह आपका c का मान होता है। यहाँ पे अल्फा प्लस बीटा का मान माइनस बी बाई ए होगा, तो माइनस माइनस 5 कितना हो जाएगा, 5 और बट्टा ए के जगह 1 है, 5 बट्टा 1 यानी कि 5 रह जाएगा। तो अल्फा माइनस बीटा का मान 1 दे रखा था। इस एक्सप्रेशन से हम लोग अल्फा प्लस बीटा का मान निकाले। अब इस दोनों से हम अलग अलग अल्फा और बीटा का मान निकाल सकते हैं। ठीक है, अल्फा का वैल्यू क्या होगा, अल्फा का वैल्यू दोनों का योगफल बट्टा 2, तो 5 और 1 6, 6 बट्टा 2 कितना हो जाएगा, 3। और बीटा का वैल्यू क्या हो जाएगा, दोनों का अंतर बट्टा 2, तो 5 और 1 में अंतर 4 का, 4 बट्टा 2 कितना हो जाएगा, 2 हो जाएगा। इस चीज़ को कैसे निकाले हैं इसको आप समझिए। जैसे मान लीजिए क्वेश्चन में a प्लस बी का मान दे रखा है 8, ठीक है, और a माइनस बी का मान आपका दे रखा है 3। 3 या कुछ और ले लेते हैं, चलिए 2 ले लेते हैं। अब यहाँ से अगर a का मान पूछा जाए तो हम इस दोनों को जोड़ करके 2 से भाग करेंगे, तो 8 और 2 10, 10 बट्टा 2 कितना हो जाएगा, 5। और अगर हमसे b का मान पूछा जाए तो हम इस दोनों को घटा करके 2 से भाग करेंगे, तो 8 और 2 को घटाइए 6, 6 बट्टा 2 कितना हो जाएगा, 3। यानी इस क्वेश्चन में आपका a का मान 5 होगा, b का मान 3। तो उसी तरीके से अल्फा प्लस बीटा और अल्फा माइनस बीटा का मान पता है, तो अल्फा का मान निकालना होगा तो दोनों को जोड़ करके 2 से भाग, है ना, और बीटा का मान तो फिर दोनों को घटा करके 2 से भाग। ट्रेडिशनल तरीका यह है कि आप इस दोनों को जोड़िएगा तो बीटा से बीटा कैंसिल, 2 अल्फा का वैल्यू 6, अल्फा का वैल्यू 3, इस तरीके से, तो वहाँ हमें नहीं जाना है। अब आगे देखिए, अब यहाँ पे हमसे क्या पूछा है, m का मान पूछा है। तो इस इक्वेशन को गौर से देखिएगा कि किस तरीके से क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनाया जाता है। क्वाड्रेटिक इक्वेशन जब भी बनाया जाता है तो वह इस तरीके से x² माइनस यहाँ पे हम लोग लिखते हैं मूलों का योगफल इंटू x। ठीक है, हमेशा x के गुणा में क्या रहता है, मूलों का योगफल रहता है, और प्लस लास्ट में क्या होता है, मूलों का गुणनफल रहता है। ध्यान रखिएगा, जब भी क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन आप लिखिएगा तो इसी तरीके से पहले x², उसके बाद माइनस मूलों का योगफल इंटू x प्लस मूलों का गुणनफल। यहाँ पे देखिए x² है, यह क्या है आपका मूलों का योगफल, देख लीजिए यहाँ पे मूलों का योगफल कितना है, 5, तो यहाँ पे 5 है, प्लस यहाँ पे क्या होना चाहिए, मूलों का गुणनफल, यानी एक मूल 3 है, दूसरा 2 है, 3 दूना 6, यानी m का वैल्यू कितना हो जाएगा आपका, m का वैल्यू 6 हो जाएगा। हमेशा यहाँ पे रहता है मूलों का योगफल और यहाँ पे क्या होता है, मूलों का गुणनफल। मूल आपका क्या है, 3 और 2 है, तो इसका गुणनफल आपका हो जाएगा 6, यानी m का वैल्यू यहाँ पे आपका 6 हो जाएगा। बिल्कुल सेम क्वेश्चन अगला देखते हैं। यहाँ देखिए, इस क्वेश्चन में क्या है
कि एक्स स्क्वायर माइनस 19x प्लस 88 बराबर 0 का एक मूल 8 है, तो दूसरा मूल ज्ञात करना है। अच्छा, एक मूल 8 है मतलब अल्फा का वैल्यू 8 दे रखा है, तो हमें बताना है बीटा का वैल्यू। हमें क्या बताना है? बीटा का वैल्यू क्या होगा। एक मूल दे रखा है, दूसरा मूल। यहां पे क्या होता है? मूलों का योगफल, तो एक है 8, ठीक है, एक मूल 8 है, दूसरा मूल क्या लेंगे कि योगफल 19 हो जाएगा। तो 8 में क्या जोड़ेंगे? 19 होगा, 11 लेंगे। यहां से भी आप अपना आंसर निकाल सकते हैं। या फिर यहां पे क्या रहता है? मूलों का गुणनफल, तो एक मूल आपका 8 है तो दूसरा मूल तो 11 ही होगा, तभी तो मूलों का गुणनफल 88 होगा। तो इस हिसाब से भी आपका आंसर क्या हो जाएगा? विकल्प बी हो जाएगा। ओके, चलिए, बहुत इंपॉर्टेंट है यह टॉपिक, यहां से क्वेश्चन आपके एग्जाम में आने ही आने हैं। अगला देखिए, यह क्वेश्चन क्या है आपका? क्वेश्चन है यहाँ पे a इंटू कॉस थीटा माइनस बी साइन थीटा बराबर c है, तो a साइन थीटा प्लस b कॉस थीटा का मान क्या होगा। अब ऐसे क्वेश्चन को सोल्व करने का देखिएगा तरीका क्या है, ध्यान से समझिएगा। यहाँ पे क्या है? a कॉस थीटा माइनस b साइन थीटा। कॉस के गुना में क्या है? a, साइन के गुना में क्या है? b। इस तरफ देख लीजिए उल्टा होगा, जो यहाँ पे साइन के गुना में है, यहाँ पे देखिएगा जो साइन के गुना में है इस तरफ देखिए कॉस के गुना में होगा, और इस तरफ जो कॉस के गुना में है इस तरफ किसके गुना में होगा? साइन के गुना में होगा। तो इस तरह के कुछ, और बीच का चिन्ह आपका बदला हुआ होगा। तो ऐसे क्वेश्चन को सोल्व करने का एक सिंपल सा तरीका होता है। देखिए, सबसे पहला जो कॉफिशिएंट है उसको लिखिए। वो कॉफिशिएंट क्या है? a, तो करिए a स्क्वायर प्लस दूसरा कॉफिशिएंट क्या है? b, आप करिए b स्क्वायर, और माइनस जो तीसरा आपका वैल्यू दे रखा है बराबर में, इसको आपको घटा लेना है। पहला कॉफिशिएंट का स्क्वायर प्लस दूसरा कॉफिशिएंट का स्क्वायर माइनस तीसरा कॉफिशिएंट का स्क्वायर, इसको करना है अंडर रूट, और अंडर रूट के अलावा इसके साथ क्या रहेगा? प्लस माइनस रहेगा। यही आपका इस क्वेश्चन का क्या हो जाएगा? आंसर हो जाएगा। रूट अंडर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर, यानी विकल्प बी जो है वो आपका इस क्वेश्चन का यहाँ पे सही आंसर होगा। इस तरह से कब सोल्व करना है? जब माइनस वाला दे, प्लस वाला पूछे, या प्लस वाला दे और माइनस वाला वैल्यू पूछे, उन दोनों केस में इस क्वेश्चन का आपका, ऐसे क्वेश्चन का आपका आंसर यही हो जाएगा। जैसे मान लीजिए क्वेश्चन ऐसे रहता है, गौर से देखिएगा, पी साइन थीटा प्लस क्यू कॉस थीटा बराबर आर, और पूछा गया होता वैल्यू आपसे पी कॉस थीटा। ओके, चलिए, पी कॉस थीटा और माइनस क्यू साइन थीटा, कॉफिशिएंट चेंज करके क्या होता आपका? कॉफिशिएंट चेंज करके मान पूछा जाता है। यहाँ पे देखिए p के गुना में, साइन के गुना में p है, यहाँ देख लीजिए कॉस के गुना में p है। अब बीच का चिन्ह यहाँ प्लस है, वहाँ पे बीच का चिन्ह क्या है? माइनस है, तो हमारा आंसर क्या होगा? रूट अंडर पी स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर माइनस आर स्क्वायर, प्लस माइनस, ठीक है, प्लस माइनस क्या होगा? रूट अंडर पी स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर माइनस आर स्क्वायर। आगे चलिए, अगले क्वेश्चन को देखिए। बोला है रूट 5 और रूट 7 के बीच आने वाली एक परिमेय संख्या, रूट 5 और रूट 7 के बीच आने वाली एक परिमेय संख्या, परिमेय संख्या यानी कि रेशनल नंबर किसको बोलेंगे? जिसको भी हम पी वाई क्यू के रूप में व्यक्त कर सकते हैं। यह इस दोनों को गौर से देखिएगा, रूट 5 और रूट 7 क्या है? एक अपरिमेय संख्या है। अपरिमेय संख्या किसको बोलते हैं? जैसे पाई अपरिमेय है, रूट के भीतर वैसी संख्या जिसका वर्गमूल न निकले वह आपका अपरिमेय है। इसके अलावा दशमलव के बाद अगर कोई संख्या लगातार आते रहे, अलग अलग संख्या लगातार आते रहे, जैसे 3.1, 3, 2, 4, 5 डॉट डॉट डॉट, तो यह आपका अपरिमेय है। रेस्ट जो भी है सबका सब आपका परिमेय है। यहाँ हमें यह पता करना है कि इस दोनों के बीच का एक परिमेय संख्या क्या होगा। अच्छा, आप सोचिए जरा सा कि रूट 5 का मान जो होगा वह 4 दशमलव समथिंग होगा, रूट 5 का जो मान होगा वो आपका 2 दशमलव समथिंग होगा। अब 2 से ज़्यादा क्यों होगा? क्योंकि रूट 5 जो है, रूट 4 का मान 2 होता है, तो 5 है तो इसका मान तो 2 से ज़्यादा होगा, ठीक है। उसी तरीके से इससे अगला संख्या लीजिएगा, बाद वाला से अगला लीजिएगा, रूट 7। अच्छा, रूट 7 जो है रूट 9 के करीब है, तो रूट 9 का मान क्या होगा? 3, यानी कि इसका मान तो 3 से कम होगा। एक चीज़ यहाँ पे कंफर्म हो चुका है कि इसका जो वैल्यू होगा वह आपका 2 से क्या होगा? ज़्यादा होगा, और इसका मान क्या होगा? 3 से कम होगा। रूट 4 का मान जब 2 होता है तो रूट 5 का मान तो 2 से ज़्यादा ही होगा, और रूट 9 का मान जब 3 होता है तो रूट 7 का मान 3 से कम होगा। यानी अब हमें ऐसी संख्या चुनना है जो 2 और 3 के बीच में हो, जो इससे बड़ा हो और इससे छोटा हो। तो 2 और 3 के बीच का संख्या देखिए, यह तो 4 दशमलव कुछ है या 4 पूर्णांक कुछ है, तो यह तो आपका इस दोनों से बाहर है, यह भी इस दोनों से बाहर है, यह भी आपका इस दोनों से बाहर है। हमें क्या चाहिए? 3 पूर्णांक 1/5, मतलब इससे बड़ा वैल्यू है। इन दोनों के बीच का वैल्यू यही है, देख लीजिए, 2 पूर्णांक 2/5, 2 है मतलब इससे बड़ा और इससे क्या है? छोटा है। तो आंसर हमारा इस क्वेश्चन का आपका क्या होगा? विकल्प बी हो जाएगा, ठीक है। चलिए अब चलते हैं अगले क्वेश्चन में। यहाँ पे देखिए, यह क्वेश्चन है कि सभी अपरिमेय संख्याएं क्या होंगी।
सभी अपरिमेय संख्याएं क्या होंगे यह बताना है। अब ध्यान से यहाँ पे संख्याओं का थोड़ा सा कॉन्सेप्ट समझिएगा। अपरिमेय संख्या किसको बोलते हैं? जिसको पी वाई क्यू के रूप में व्यक्त नहीं कर सकते हैं। जैसे पाई आपका अपरिमेय होता है ना, 22/7 तो परिमेय होता है, लेकिन पाई अपरिमेय होता है, क्योंकि पाई का जो वैल्यू होता है वो 3 पॉइंट समथिंग होता है, ठीक है। और एग्जैक्ट वैल्यू आपका वही होता है, जबकि 22/7 जो है वो आपका अनुमानित मान है। तो ध्यान रखिएगा पाई आपका अपरिमेय होगा। इसके अलावा यहाँ पे देखिएगा 5.3123 इस तरीके से अगर वैल्यू कोई लगातार आते रहे तो यह भी आपका अपरिमेय होगा। साथ ही साथ रूट के भीतर वैसी संख्या जिसका वर्गमूल न निकले यह आपका अपरिमेय है। साथ में जो भी बच गया आपका वह सबका सब क्या होता है? परिमेय होता है। हमें यह बताना है कि सभी अपरिमेय संख्या क्या होंगी। क्या पूर्णांक होगा? पूर्णांक नहीं होगा। पूर्णांक किसको बोलते हैं? पूर्णांक हम लोग बोलते हैं 0 को, 1 को, 2 को, है ना। चाहे यह नेगेटिव में रहे या पॉजिटिव में रहे उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। नेगेटिव पॉजिटिव संख्या को सम्मिलित रूप से हम लोग क्या बोलते हैं? पूर्णांक बोलते हैं। लेकिन पूरा अंक होना चाहिए, भिन्न का फॉर्म नहीं होना चाहिए, ठीक है। तो सभी अपरिमेय संख्या क्या पूर्णांक होगा? क्या आपका 5.312 यह पूर्णांक है? नहीं, तो यह पूर्णांक नहीं होगा। काल्पनिक होगा? काल्पनिक भी नहीं होगा। काल्पनिक संख्या उसको बोलते हैं जो रूट के भीतर नेगेटिव चिन्ह के साथ आए, इस तरह का संख्या कहलाता है काल्पनिक संख्या। तो अपरिमेय संख्या काल्पनिक भी नहीं होगा। पूर्ण संख्या, पूर्ण संख्या बोलते हैं हम लोग 0 से लेकर के आगे जो भी परिमेय संख्या यह कहलाता है पूर्ण संख्या। तो क्या सभी अपरिमेय संख्या पूर्ण संख्या होगा? तो अपरिमेय संख्या कभी पूर्ण संख्या नहीं हो सकती है, क्योंकि पूर्ण संख्या के अंदर हम लोग √13, √17 इत्यादि को नहीं रखते हैं। अब क्या बचा? वास्तविक संख्या। तो वास्तविक संख्या आपका हो सकता है। अवास्तविक या काल्पनिक संख्या उसको बोलते हैं जो रूट के भीतर नेगेटिव चिन्ह के साथ है। इसके अलावा जो भी संख्या बचा सब वास्तविक संख्या। तो जो भी अपरिमेय संख्या है वह क्या होगा? आपका वास्तविक संख्या होगा। पूर्णांक नहीं होगा, काल्पनिक नहीं होगा, पूर्ण संख्या नहीं होगा, क्या होगा? वास्तविक संख्या होगा। आगे देखिए क्या है, 1 और 100 के बीच आने वाले युग्म अभाज्य संख्याओं के युग्मों की संख्या बताइए। युग्म अभाज्य का मतलब होता है जुड़वा अभाज्य संख्या, ठीक है। युग्म अभाज्य का मतलब क्या होता है? जुड़वा अभाज्य संख्या, यानी इसको हम लोग बोलते हैं ट्विन प्राइम नंबर। युग्म अभाज्य संख्या का मतलब होगा जुड़वा अभाज्य संख्या, यानी इसको हम लोग बोलेंगे ट्विन प्राइम नंबर। अब ट्विन प्राइम नंबर क्या होता है इसको हम लोग अभी समझेंगे। जुड़वा अभाज्य संख्या उसको बोलते हैं जिन दो अभाज्य संख्याओं के बीच में 2 का अंतर हो। जिन दो अभाज्य संख्याओं के बीच में 2 का अंतर, जैसे देखिएगा 3 और 5 दोनों अभाज्य संख्या है, इसके बीच में कितना का अंतर है? 2 का अंतर। 5 और 7 दोनों अभाज्य संख्या है, इसके बीच में कितना का अंतर है? 2 का। 7 और 9 नहीं होगा क्योंकि 9 अभाज्य नहीं है। 11 और 13 यह भी क्या होगा? जुड़वा अभाज्य संख्या होगा, क्योंकि इनके बीच में 2 का अंतर है। तो उन दो अभाज्य संख्याओं को हम लोग जुड़वा अभाज्य संख्या बोलेंगे जिनके बीच में 2 का अंतर हो, ठीक है। तो इस तरीके का कुल कितना जोड़ा होगा 100 तक में? 100 तक में ऐसा कुल मिला के 8 जोड़ा है, इसको आपको याद रखना पड़ेगा। 100 तक में अभाज्य संख्याओं का युग्म जो है वह कितना मिलेगा आपको? इस तरह का आपको कुल मिला के 8 मिलेगा, ठीक है। आगे चलिए, कई बार क्वेश्चन में पहचानने के लिए बोलेगा कि निम्नलिखित में से कौन सी संख्या जुड़वा अभाज्य संख्या है। तो जिन दो संख्याओं के बीच में 2 का अंतर हो, ठीक है, जिन दो संख्याओं के बीच में 2 का अंतर हो, जिन दो अभाज्य संख्याओं के बीच में 2 का अंतर हो, वो आपका जुड़वा अभाज्य संख्या कहलाता है। यहाँ से क्वेश्चन और पूछा जाता है आपका कि 100 तक में कुल कितनी अभाज्य संख्या। तो अगर बात 100 तक की हो तो 100 तक में कुल मिला के आपका 25 अभाज्य संख्या होता है। और अगर आपसे पूछा जाए 200 तक भी पूछा गया है, 200 तक में कुल कितना अभाज्य संख्या होगा? 45 हो जाएगा। अच्छा, 50 तक में अगर पूछा जाए कि 50 तक में कुल कितना अभाज्य संख्या होगा, तो 50 तक में कुल 15 अभाज्य संख्या होगा। अभाज्य संख्या उसको बोलते हैं जो संख्या स्वयं और एक के अलावा और किसी से नहीं कटती हो। तो यह सारा क्वेश्चन आपका पूछा जाता है एग्जामिनेशन में, बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखिएगा। 100 तक में कुल 25 अभाज्य संख्या है, 200 तक में कुल 45 अभाज्य संख्या, 50 तक में कुल 15 अभाज्य संख्या, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। यहाँ अभाज्य नहीं जुड़वा अभाज्य था। अगला देखिए, बोला है 729 के कितने गुणनखंड पूर्ण वर्ग है। 729 का गुणनखंड कहने का मतलब कि जो संख्या 729 को काटेगा वह 729 का गुणनखंड होगा। अब हमें यह पता करना है कि 729 के कितने गुणनखंड पूर्ण वर्ग होंगे। जैसे मान लीजिए क्वेश्चन में आपसे यह पूछा जाए कि 36 के कितने गुणनखंड पूर्ण वर्ग होंगे, तो 36 को काटने वाली संख्या कौन कौन है? 36 को 1 काटेगा, 2 काटेगा, 3 काटेगा, 4, इसके अलावा 6, 7, 8, उसके अलावा 9 के अलावा कौन काटेगा इसको? 12, उसके बाद 18 और खुद 36 को काटेगा। तो यह सभी संख्या 36 को काटने वाली संख्या है। अब जो भी संख्या 36 को काटेगा यह 36 का गुणनखंड होगा। लेकिन अगर आपसे पूछा जाए कि 36 के कितने गुणनखंड पूर्ण वर्ग है, पूर्ण वर्ग संख्या जो जिसका वर्गमूल आपका पूर्णांक में आए, जैसे 1
एक देखिए, एक का वर्गमूल क्या होगा, एक होगा, तो 36 को एक काटेगा और यह पूर्ण वर्ग है। 36 को 4 भी काटेगा, यह पूर्ण वर्ग है। 36 को 9 काटता है, यह भी पूर्ण वर्ग है। 36 को खुद 36 काटेगा, यह भी पूर्ण वर्ग है। तो 36 को काटने वाली कुल 4 ऐसी संख्याएं हैं जो कि आपका क्या है, पूर्ण वर्ग है। तो 36 के कितने गुणनखंड पूर्ण वर्ग होंगे, तो हमारा आंसर क्या होगा, 4 होगा। अब यहाँ पे 729 है, 729 बड़ा संख्या है, इसका कैसे पता लगाएंगे, तो प्राइम नंबर में तोड़ लीजिए। 3 से तोड़िए, 3 दूना 6 हो जाएगा, 3 चौके 12 और 3 तिया 9। फिर 3 से तोड़िए, 3 अठे 24, 3 एकम 3 हो जाएगा। फिर 3 से तोड़िएगा, यहाँ पे 27 हो जाएगा। फिर 3 से अगर इसको तोड़ते हैं तो 9 होगा। फिर 3 से इसको तोड़िए, कितना हो जाएगा, 3 हो जाएगा। आप देखिए यहाँ पे कि 3 कुल मिला के कितनी बार आया है, 1 2 3 4 5 6, 3 कुल मिला के आपका 6 बार आया है। तो हम क्या लिखेंगे इसके लिए, 3 का पावर 6 अरेंज कर लिए। अब गौर से देखिएगा, पावर 6 तक पहुंचिए, ठीक है, पावर 6 तक पहुंचिए, कहाँ से, 0 से लेकर के 6 तक पहुंचिए और देखते जाइए इसमें से कि कौन कौन पूर्ण वर्ग बनाएगा। तो हमेशा किसी भी नंबर का जो पावर इवन होता है ना, वह आपका पूर्ण संख्या बनाता है, ध्यान रखिएगा। जैसे 2 का पावर 2, देखिए 4 पूर्ण वर्ग संख्या हो जाएगा। 2 का पावर 4 16 पूर्ण वर्ग संख्या हो जाएगा। 2 का पावर 6 64 पूर्ण वर्ग संख्या होगा। यानी किसी भी संख्या का पावर 4 जो रखिएगा, पावर इवन रखिएगा, तो वह पूर्ण वर्ग आएगा। तो 3 6 बार आया है, तो पहला पूर्ण वर्ग तो हो जाएगा 3 का पावर 0। इसके अलावा देखिए 3 का पावर 1 तो पूर्ण वर्ग नहीं होगा, फिर 3 का पावर 2, फिर क्या होगा 3 का पावर 4, फिर क्या होगा 3 का पावर 6, और 6 तक ही हम लोग जाएंगे क्योंकि 3 कुल मिला के कितना बार आया है, 6 बार। अब काउंट कर लीजिए, 1 2 3 4, यानी इसका 729 को काटने वाली 4 ऐसी संख्या है जो पूर्ण वर्ग होगा। तो आंसर हमारा इस क्वेश्चन का क्या होगा, विकल्प बी हो जाएगा। देखिए ऑप्शन में यहाँ पे विकल्प सी दिया गया था बुक में, बट यह आपका गलत है, ध्यान रखिएगा। ओके, यहाँ पे कंफ्यूजन आपको नहीं होना चाहिए। आइए इसको प्रमाणित भी करते हैं। 3 का पावर 0 कितना होगा, 1, किसी भी संख्या का पावर 0 1 होगा। 3 का स्क्वायर क्या होगा, 9। 3 का पावर 4 कितना होगा, 81, और 3 का पावर 6 कितना होगा, 729। क्या यह सभी संख्या 729 का गुणनखंड है? हाँ सर, यह सभी संख्या 729 को काटेगा, 1 भी काटेगा, 9 भी, 81 भी, 729 भी। तो जब यह सभी संख्या 729 को काटेगा और सबका सब पूर्ण वर्ग संख्या है, फिर इसके वैसे गुणनखंड जो पूर्ण वर्ग होगा उसका संख्या 3 कैसे होगा, कितना होगा, 4। तो हमारा आंसर इस क्वेश्चन का क्या हो जाएगा, 4 हो जाएगा। चलिए बढ़ेंगे अगले क्वेश्चन में। अगला देखिए क्या है, निम्न में सबसे छोटी संख्या कौन सी है। ओके, अगर वैल्यू कट रहा है तो काटिए। यहाँ पे देखिए 3 पंचे 15, नीचे में क्या है, 5 है। 5 चौके 20, नीचे में क्या है, 4 है, ऊपर में 1, ऊपर में 1। 8 अठे 64, ऊपर में क्या है, 1। 25 चौके 100, ऊपर में क्या है आपका, 1। तो जब सभी के ऊपर में वैल्यू आपका सेम रहे, तो नीचे में जितना ज़्यादा मान होगा उतना वैल्यू छोटा होगा। यानी जितना बड़ा संख्या से 1 में भाग करेंगे मान उतना छोटा होगा, और जितना छोटा संख्या से भाग करेंगे मान उतना बड़ा होगा। बोला सबसे छोटा कौन होगा, तो सबसे बड़ी संख्या से भाग कहाँ है, यहाँ 5 से भाग, यहाँ 4 से, यहाँ 8 से, यहाँ 40 से। तो सबसे छोटी संख्या 25 बटा कितना हो जाएगा, 1000 हो जाएगा। और सबसे बड़ी संख्या पूछा गया होता तो सबसे कम में किससे भाग किया गया है, 4 से। यानी 1/4 यह आपका सबसे बड़ा हो जाता, मतलब 5/20। यह वैल्यू जो है वह सबसे बड़ा है और यह सबसे छोटा है। और यह दोनों क्वेश्चन, बड़ा भी पूछा गया है, छोटा भी पूछा गया है, अलग अलग शिफ्ट में। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन में। यहाँ पे देखिए ऐसे क्वेश्चन को सोल्व करने का तरीका क्या होता है, एक बार न्यूमेरिकल मैच करिए। देखिए यहाँ भी 3, यहाँ भी 3, 5 1 5 1, 8 3 8 3। तरीका क्या होता है, गौर से देखिएगा। हमें सिर्फ कंपैरिजन करना होता है। क्वेश्चन भिन्न के फॉर्म में तो आंसर भी भिन्न के फॉर्म में आएगा। ठीक है, करना क्या होता है कि हमें देखना होता है कि ऊपर में बड़ा है कि नीचे में बड़ा है। तो ऊपर वाला वैल्यू बड़ा है, नीचे वाला वैल्यू छोटा है, तो हम नीचे वाले वैल्यू में कितना से गुना करेंगे कि ऊपर वाले वैल्यू के बराबर पहुंच जाए। किसी को भी चेक कर लीजिए, नीचे वाले वैल्यू में कितना से गुना करेंगे कि ऊपर वाला के बराबर पहुंच जाएंगे। तो यहाँ 3 अंक के बाद दशमलव है, यहाँ 2 अंक के बाद दशमलव, तो इसमें 10 से गुना करिएगा तो इसके बराबर पहुंच जाइएगा। तो ऊपर में आप क्या लिखिए, 10, और नीचे में क्या लिखेंगे हम, नीचे में 1 लिखेंगे। ठीक है, पूरा यह जो है आपका सिंप्लीफिकेशन का एक टाइप है। इसमें हम लोग सोल्व करते हैं ऐसे कि ऊपर कम के नीचे कम, जिधर कम उधर 1, तो नीचे में कम है तो नीचे 1। अब क्या देखते हैं कि प्रत्येक ऊपर वाला टर्म नीचे वाला का कितना गुना, 10 गुना। इसमें 10 से गुना करिए इतना आ जाएगा। इसमें 3 अंक के बाद दशमलव, 10 से गुना करिएगा 2 अंक के बाद दशमलव। तो ऊपर वाला 10 गुना है तो ऊपर में हमेशा 10 लिखेंगे, और अगर इसका पावर 2 है तो 2 देंगे, 3 है तो 3 देंगे, जो है पावर वही देंगे। 10 का स्क्वायर 100, 100/1 कितना हो जाएगा, 100 हो जाएगा। तो विकल्प ए जो है वो आपका इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा। हम केवल देखेंगे कि कितना गुना है टर्म, ऊपर वाला टर्म बड़ा है कि नीचे वाला।
है ना। अगर ऊपर वाला बड़ा होगा तो ऊपर में वैल्यू हम लोग लिखेंगे और नीचे वाला टर्म बड़ा होगा तो नीचे में वैल्यू लिखेंगे, और जितना गुना होगा उतना लिखेंगे, पावर जो होगा देते जाएंगे। इसको गौर से देखिए, ऐसे क्वेश्चन को सोल्व करने का तरीका क्या है। यह पूर्णांक वाला जोड़ है, तो हम यहाँ पे पूर्णांक भाग को एक साथ जोड़ेंगे। तो सबका 777 निकालिए, सबका निकालिए, कितनी बार आया है, 4 बार। तो हम लिखेंगे 777 गुने 4। यहाँ पे कॉमन मत लीजिएगा 777, ठीक है, यह गुना में नहीं है, पूर्णांक है। कॉमन हमेशा, जैसे मान लीजिए कि ऐसे वैल्यू कहीं रहे 3.5 प्लस 3.5, क्या योग होगा इसका, इसका योग 7 होगा। लेकिन अगर आप गलती से 3 कॉमन ले लिए, अब देखिए 1/2 इधर, 1/2 इधर, 1/2, 1/2 कितना होगा 1, तो 3 गुना 1 कितना वैल्यू आ गया 3, जबकि इसका योग क्या होना चाहिए था 7। तो आप यहाँ पे कॉमन मत लीजिएगा, यह पूर्णांक है, गुना में वैल्यू नहीं है कि आप कॉमन लीजिएगा। तो पूर्णांक वाले जोड़ को जोड़ने का तरीका क्या है कि सभी पूर्णांक भाग को एक साथ जोड़िए। तो 777 प्लस 777 प्लस 777 प्लस 777 कितना बार आया, 4 बार। तो 4 बार जोड़ने से बेहतर है कि 4 से गुना, किसी संख्या को 3 बार जोड़ने से बेहतर है 3 से गुना। आगे देखिए, प्लस भिन्न भाग का योग निकालिए। तो सबके बट्टा में 5 है, तो ऊपर वाले वैल्यू को जोड़िए, 1 और 2 3, 3 6 4 10, 10 बट्टा कितना होगा 5, यह भिन्न भाग का योग। यानी पूर्णांक भाग का योग अलग प्लस भिन्न भाग का योग अलग। 4 से गुना करिए, 7 चौके 28, 8 हासिल 2, 7 चौके 28, 2 30, 0 3, 7 चौके 28 और 3 31, 3108 और 10/5 कितना होगा 2, यानी 3110। यही आपका इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा, विकल्प डी 3110। क्या किए, पूर्णांक भाग को हम एक साथ जोड़ेंगे और भिन्न भाग को हम एक साथ जोड़ेंगे। 777 4 बार आया है, तो 777 गुने 4 लिखेंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगला देखिए, 16% लाभ के साथ एक वस्तु का विक्रय मूल्य 435, वस्तु को 330 में बेचा जाएगा तो कितनी हानि होगी। हमेशा ध्यान रखिएगा कि अगर परसेंटेज के फॉर्म में बात किया जाए तो 100% मान के चलते हम लोग क्रय मूल्य। तो जब भी वस्तु को 100 से ज़्यादा में बेचेंगे तो लाभ होगा और 100 से कम में बेचेंगे तो हानि हो जाएगी। ध्यान रखिएगा, 100 क्या मानते हैं, क्रय मूल्य। 100% से ज़्यादा में बेचेंगे तो लाभ और कम में बेचेंगे तो हानि। यहाँ पे बोला है कि 16% लाभ पर 435 में बेचा गया, यानी 435 में बेचने पर 16% का लाभ हुआ। इसका मतलब 435 जो है 116% का मान है। तो इसी तरीके से हमें यह पता करना है कि 330 में बेचा जाएगा तो कितना लाभ होगा, यानी 330 कितने परसेंट का मान है। बस एक एक नियम लगाएंगे, अपने क्वेश्चन का आंसर निकाल लेंगे। क्वेश्चन में क्या है कि जब इतना में बेचा तो 16% का लाभ, 16% का मतलब लाभ, मतलब यह वैल्यू 116% का है। तो 330 में बेचने पर क्या होगा, तो अगर यह वैल्यू 116% का है तो यह वैल्यू कितने परसेंट का है, यह हम निकाल रहे हैं। क्या निकाले, 330 जो है वह कितना प्रतिशत का मान है। सोल्व करिए, 5 से काटिए, 5 8 40 और 3 बचेगा, 5 7 35, 5 से काटिए इसको, 5 6 30, 5 6 30 और आगे आपका यह कटेगा कितना से, 3 से काटिए कितना हो जाएगा 29 और 3 से काटिए यहाँ पे आपका हो जाएगा 22 × 66, 29 चौके 116, ऊपर इससे यह तो कटेगा। अब क्रॉस मल्टीप्लाई करिए, इधर क्या होगा, x बराबर 22 चौके 88, x का वैल्यू 88 आया है, x क्या माने थे 330 कितने परसेंट का मान है। तो 330 जो है वह वास्तव में 88% का मान है। मतलब 330 में बेचने पर क्या होगा, 330 88% का मान है, 100 से कितना कम है 12%, यानी 12% की हानि हो जाएगी। 333 जो है 30 जो है वो 88% का ही मान है। इसका मतलब 330 में वस्तु को बेचा जाएगा तो 12% कम वस्तु का प्राइस मिलेगा, यानी 12% की हानि हो जाएगी। अगर 100 से 10 ज़्यादा हो जाता, मतलब 110 आता x का वैल्यू, इसका मतलब 10% का लाभ हो जाता। अगर x का वैल्यू 90 आता, इसका मतलब क्या होता, 10% की यहाँ पे 10% की यहाँ पे क्या हो जाता, हानि हो जाती। अगला क्वेश्चन देखिएगा क्या है। यह क्वेश्चन आपका एज का है। बोला है श्रीनिवास अपनी बेटी से 4 गुना बड़ा है, ठीक है। श्रीनिवास अपनी बेटी से 4 गुना बड़ा है, ठीक है। यानी कि फादर और डॉटर की आयु का अनुपात कितना है, 4:1, यही तो है, 4 गुना बड़ा है। अच्छा, यह कब का है पता नहीं, तो हम इसको प्रेजेंट का मान लेते हैं। वर्तमान में श्रीनिवास अपने पुत्री से 4 गुना बड़ा है। 5 साल पहले 5 ईयर एगो, 5 साल पहले क्या था, श्रीनिवास अपने 5 साल पहले श्रीनिवास उस समय अपनी बेटी की आयु का 9 गुना बढ़ा। अपनी बेटी की आयु का कितना गुना बढ़ा था, 9 गुना बढ़ा था। यह डाटा आपका दे रखा है, ठीक है। चलिए, पूछा क्या है, उसकी बेटी की वर्तमान आयु। यहाँ पे जो क्वेश्चन है उसको गौर से देखिए, केवल 2 अलग अलग समय की आयु का अनुपात दे रखा है, इसके अलावा कुछ नहीं है। सोल्व करने का तरीका यह कहता है
कि सबसे पहले इसको बैलेंस करिए। बैलेंस करने का तरीका क्या है कि इसके अनुपातिक अंतर से इसमें गुना और इसके अनुपातिक अंतर से इसमें गुना। तो 4 और 1 में कितना का अंतर है? 3 का अंतर है, तो इसमें आप गुना कर लीजिए 3 से। और 9 और 1 में कितना का अंतर है? 8 का, तो इसमें गुना कर लीजिए 8 से। बस क्या करना है आपको बैलेंस करने के लिए? अलग से कुछ भी दिमाग नहीं लगाना है। नीचे वाला के अनुपातिक अंतर से ऊपर वाले में गुना और ऊपर वाला के अनुपातिक अंतर से नीचे वाला में गुना, और अनुपात के दोनों अंकों में गुना करने पर मान में कोई अंतर नहीं आता है। जैसे 4:1 है, इसका मतलब 4/1 है, तो आप ऊपर भी 8 से गुना कर दिए, नीचे भी 8 से गुना कर दिए, तो इससे मान में तो कोई अंतर नहीं आएगा, 8 से 8 कट जाएगा। मान में कोई अंतर भी नहीं आता है और साथ में हम लोग का एक काम भी हो जाता है। काम क्या हो जाता है कि यह रेशियो आपका बैलेंस हो जाता है। अब गुना करिए, 8 से गुना करिएगा, 8 चौके 32 और 8 एकम 8, जो कट गया वह वैल्यू नहीं है। 3 से गुना करेंगे, 9 तिया 27 और 3 एकम कितना हो जाएगा? 3 हो जाएगा। तो अब क्या है कि इसके वर्तमान आयु का अनुपात दोनों का देखिए, वर्तमान आयु का अनुपात यह नहीं है, 32 और 8 है, हालांकि यही है अनुपात, वही है 4:1, 32:8 का मान 4:1 ही आएगा। लेकिन अब इसको समझना है। अब देखिए, इसका गौर से देखिएगा, पिता या पुत्र पुत्री किसी को देखिए, वर्तमान आयु में और 5 साल पहले की आयु में अनुपात में कितना का अंतर है? 5 का। 32 से 27 हो गया। इसका भी देख लीजिए, यह क्या हो जाएगा आपका? 3 हो जाएगा। वर्तमान आयु में और 5 साल पहले की आयु में अनुपात में कितना का अंतर? अनुपात 5 का। जबकि वर्तमान आयु और 5 साल पहले की आयु में 5 साल का ही अंतर होगा, तो अनुपात 5 का मान 5 होगा, तो अनुपात 1 का मान कितना साल हो जाएगा? यहाँ से 1 साल हो जाएगा। 32 से 27 हो गया, अंतर 5 का। अनुपात में अनुपात 5 का अंतर, जबकि वास्तव में भी 5 साल वर्तमान से 5 साल पहले की आयु में 5 साल का ही अंतर होगा। कोई व्यक्ति अभी 10 साल का था है, 5 साल पहले वो 5 साल का रहा होगा, अभी 20 साल का है, 5 साल पहले वो 15 साल का रहा होगा। तो वर्तमान आयु और 5 साल पहले की आयु में 5 का अंतर, वर्तमान आयु और 10 साल बाद की आयु में 10 साल का अंतर। लेकिन अगर बोला जाए कि 3 साल पहले और 3 साल बाद की आयु में अंतर, तो हम जोड़ लेते हैं, वहाँ पे अंतर क्या करते हैं? जोड़ लेते हैं, पहले बाद वाला जोड़ के। ठीक है, आगे अब अनुपात 1 का मान क्या आया है? बोला उनकी बेटी की वर्तमान आयु, तो वर्तमान आयु तो यहाँ से निकलेगा। अनुपात 1 का मान 1 है, तो 32 का मान क्या होगा? 32, तो पिता का वर्तमान आयु 32 साल। अनुपात 1 का मान 1 है, तो 8 का मान क्या होगा? 8 साल होगा, यानी पुत्री का वर्तमान आयु 8 साल। यहाँ से तो वर्तमान आयु निकल जाएगा, पुत्री का वर्तमान आयु ही पूछा था, तो हमारा जो आंसर होगा वो हो जाएगा आपका 8 साल। चलिए बढ़ते अगले क्वेश्चन में। यहाँ पे देखिए, बोला है 2 सकेंद्रीय वृत्त बनाए गए हैं। अच्छा, एक चीज़ समझिएगा, सकेंद्रीय वृत्त का मतलब क्या होता है? जैसे मान लीजिए कि यह आपका एक वृत्त है, अब इसके अंदर में एक और वृत्त इस प्रकार से बनाया जाए, यह दोनों क्या कहलाएगा? सकेंद्रीय वृत्त कहलाएगा। दोनों का केंद्र आपका एक ही है। अब इसमें छोटे वाले वृत्त की त्रिज्या को स्मॉल आर से और बड़े वाले वृत्त की त्रिज्या को हम दर्शाएंगे कैपिटल आर से। ठीक है, बड़े वाले वृत्त की त्रिज्या को, दोनों का केंद्र एक ही है, बड़े वाले वृत्त की त्रिज्या को कैपिटल आर से और छोटे वाले वृत्त की त्रिज्या को स्मॉल आर से। अब अगर इसका क्षेत्रफल पूछा जाए, यह क्या है? यह है आपका वृत्ताकार वलय। इसका क्षेत्रफल पूछा जाए तो हम क्या करेंगे? बड़े वाले वृत्त के क्षेत्रफल में से भीतर वाले वृत्त का क्षेत्रफल हटाएंगे, यानी हम लिखेंगे पाई इंटू कैपिटल आर का स्क्वायर माइनस स्मॉल आर का स्क्वायर। इससे क्या निकलेगा? यह जो चक्राकार है, यह जो वृत्ताकार वलय है, इसका क्षेत्रफल। ठीक है, यहाँ क्या बोला है क्वेश्चन में देखिएगा, 2 सकेंद्रीय वृत्त बनाए गए हैं जिसमें से आंतरिक वृत्त की त्रिज्या 6 सेंटीमीटर, यानी स्मॉल आर का वैल्यू कितना? 6 सेंटीमीटर, और बाह्य वृत्त की त्रिज्या आंतरिक वृत्त की त्रिज्या से 50% अधिक। तो 6 से बाहर वाले वृत्त का त्रिज्या अंदर वाला से 50% अधिक, यानी 6 है तो इससे 50% अधिक, यानी इसके 150%। 150/100, 50 तिया 150, 50 दूना 100, 2 तिया 6 हो जाएगा, यानी कितना हो जाएगा? ये आपका 9 हो जाएगा। तो बाहर वाले वृत्त का त्रिज्या 50% ज़्यादा, मतलब इसका इससे आधा ज़्यादा, तो 6 का आधा कितना होगा? 3, यानी 3 ज़्यादा, तो 6 और 3 कितना हो जाएगा? 9। तो अंदर वाला वृत्त का त्रिज्या 6, बाहर वाले वृत्त का त्रिज्या 9। दोनों वृत्तों के मध्य निर्मित वलय का क्षेत्रफल, इसी का क्षेत्रफल निकालना है, तो हम क्या लिखेंगे? पाई यानी 22/7 इंटू कैपिटल आर का स्क्वायर माइनस स्मॉल आर का स्क्वायर, यानी 9 का स्क्वायर माइनस कितना? 6 का स्क्वायर। ठीक है, या कितना हो जाएगा आपका? 22/7 इंटू 9 का स्क्वायर 81, 6 का स्क्वायर 36। 81 में से हमें 36 माइनस करना है, 11 में से 6 माइनस करेंगे 5 हो जाएगा, और यह आपका 7 में से 3 माइनस करेंगे कितना होगा? 4। 45 गुने 22/7, 45 गुने 22 कितना हो जाएगा? 7 हो जाएगा। 45 दूना 90 और 90, 45 दूना कितना होगा? 90, और फिर से आपका 90, 0 9 9 990/7 विकल्प सी आपका इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, वृत्ताकार वलय का क्षेत्रफल निकालना था, क्या लिखेंगे? पाई इंटू कैपिटल आर
का स्क्वायर माइनस स्मॉल आर का स्क्वायर। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन देखते हैं। यहाँ पे देखिए क्या है, एक ही परिधि वाले एक समषटभुज का क्षेत्रफल और एक वर्ग का क्षेत्रफल का अनुपात क्या होगा। एक ही परिधि वाले यानी दो, एक जो आपका समषटभुज है और एक जो आपका यहाँ पे वर्ग है, उसका क्षेत्र, उसका परिधि बराबर है। तो हम मान लेते हैं कि समषटभुज के प्रत्येक भुजा का माप अगर x है तो इसका परिधि कितना हो जाएगा 6x, क्योंकि 6 भुजा होता है इसमें और प्रत्येक भुजा का माप बराबर होता है, समषटभुज बोला है। और उसी तरीके से वर्ग के प्रत्येक भुजा का मान y, तो इसका परिमाप हो जाएगा 4 गुने y, और दोनों आपस में क्या है, दोनों आपस में बराबर है। यहाँ से आप x अनुपात y का मान निकालिए। x अनुपात y का मान क्या होगा, जो x के सामने होगा वह x का मान, तो x का वैल्यू 4 हो गया, और जो y के सामने होगा वह y का मान, y के सामने 6 है तो y का मान 6 हो जाएगा। x क्या है हमारा, x है समषटभुज की प्रत्येक भुजा, और y क्या है, y है वर्ग के प्रत्येक भुजा। ठीक है, अब क्या बोला है, समषटभुज का क्षेत्रफल और वर्ग के क्षेत्रफल का अनुपात। तो समषटभुज का क्षेत्रफल होता है √3/4 गुने भुजा स्क्वायर, तो समषटभुज के प्रत्येक भुजा का मान 4 आया, तो 4 का स्क्वायर यानी कि 16, और गुना करते हैं 6 से। √3/4 गुने भुजा स्क्वायर गुने 6, समषटभुज है तो 6 से गुना, यह हो गया समषटभुज का भुजा। अनुपात, वर्ग के प्रत्येक भुजा का माप 6 है तो इसका क्षेत्रफल क्या हो जाएगा, 6 का स्क्वायर यानी कितना 36। बस सोल्व करिए, आंसर आपका आ जाएगा। देखिएगा यहाँ से 4 से काटेंगे तो 4 चौके 16 हो जाएगा, 6 से काटेंगे 6 गुने 6 36 हो जाएगा, 2 से काटिए यहाँ पे आपका 3 होगा, 2 दूना 4 हो जाएगा। उसी तरीके से अगर हम यहाँ पे कितना है आपका 2 हो जाएगा ना। चलिए इसको काट चुके हैं। अब √3 से अगर 3 को काटेंगे कितना बार में कटेगा, यह आपका √3 बार में कटेगा, क्योंकि 3 का मतलब √3 गुना √3। अब यहाँ है आपका 2 और इधर क्या है √3, तो 2√3 आपका इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा। ऑप्शन में 2√3 है, नहीं है, तो 3√2 हम लोग चुनेंगे, विकल्प डी हमारा आंसर हो जाएगा। 3√2 इसलिए चुनेंगे कि देखिए अगर क्वेश्चन में यह बोला जाता कि वर्ग से समषटभुज का अनुपात, तो जिसके साथ से लगा रहता उसको हम लोग बाद में जरूर लिखते, लेकिन सीधे बोला गया है यहाँ पे कि समषटभुज और वर्ग के क्षेत्रफल का अनुपात, मतलब दोनों के क्षेत्रफल का अनुपात आपको निकालना है। तो जनरली हम लोग क्या करते हैं कि पहले समषटभुज और बाद में वर्ग लिखेंगे, लेकिन ऐसा नहीं है, तो हम पहले वर्ग और बाद में समषटभुज भी लिख सकते हैं। तो इन दोनों के क्षेत्रफल का अनुपात क्या हो जाएगा, √3/2, क्योंकि ऑप्शन में 2/√3 नहीं है। अगला देखिए क्वेश्चन क्या है, यहाँ बोला है कि किसी घन की भुजाओं को आधा करने पर उसका आयतन कितना गुना कम होगा। कहाँ पे प्रभाव पूछा है, आयतन में, तो फॉर्मूला आयतन का लगाइए। वॉल्यूम का मतलब आयतन होता है, आयतन क्या होता है, a³ होता है। अब किया क्या गया है, भुजा को आधा किया गया है, तो जितना भुजा को किया गया वहाँ पे लिखिए, पावर जो भी है कर दीजिए। 1 का क्यूब 1, 2 का क्यूब कितना 8, यानी कि आयतन आपका 1/8 गुना हो जाएगा। बस और कुछ आपको करने की आवश्यकता नहीं थी। तो यह था आपका आज का आखिरी क्वेश्चन। आज के लिए इतना ही। और हाँ, अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, इसके अलावा लाइक और शेयर करते रहें। तो मिलते हैं अगले वीडियो में फिर से एक नए सेट के साथ, फिर से एक नए कंटेंट के साथ। थैंक यू, जय हिंद।